फ्रेंड्स, कैम्ब्रिज कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्राचीन इतिहास में एक विषय है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके क्रमिक रूप से 2 वीडियो हम लोगों ने देखे हैं, जिनमें से एक वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के उत्पत्ति के विषय में, वहाँ के लोगों के विषय में और सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में, कार्यकाल के बारे में और इसी के साथ साथ प्रमुख स्थलों के बारे में सीखा है। जहाँ जहाँ से परीक्षा उपयोगी प्रश्न बन सकते थे, उन विषयों को उन 2 वीडियो में कवर किया है। इसी क्रम में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम लेक्चर को आज कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक परिप्रेक्ष्य के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम पार्ट 3 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक जीवन कैसा रहा सिंधु वासियों का। सिंधु वासियों के राजनीतिक जीवन के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि जितनी भी जानकारियां हैं सभी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मिलती हैं और राजनीतिक जीवन के संदर्भ में कोई भी पुरातात्विक जानकारी नहीं प्राप्त हुई। इसलिए इनके बारे में राजनीतिक जीवन के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। बात करते हैं फिर यहाँ का जो शासन था वो कैसे संचालित होता होगा। तो यहाँ का जो शासन था, ऐसे आकलन किया जाता है कि सामान्यतः यहाँ का जो शासन रहा है वो पुरोहितों द्वारा संचालित किया जाता रहा। कुछ विद्वान व्यापारी वर्ग को भी शामिल करते हैं कि शायद यहाँ का जो शासन या प्रशासनिक गतिविधियां थीं वो व्यापारी वर्ग के द्वारा नियंत्रित की जाती रही होंगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो नगरीकरण की व्यवस्था थी, उस नगरीकरण की व्यवस्था के आधार पर कुछ विद्वान अपना मत देते हैं कि यहाँ पे जो प्रशासन की सुविधाएं नहीं होंगी या गतिविधियां नहीं होंगी, वो नगर प्रशासन द्वारा संचालित की जाती रही होंगी। बात करते हैं अलग अलग विद्वानों के विचारों के बारे में। तो एक विद्वान है, इतिहासकार है हंटर, जो कि स्पष्ट करते हैं कि सिंधु वासियों के यहाँ जो शासन प्रणाली रही वो राजतंत्र आत्मक नहीं रही, बल्कि वो जनतंत्र आत्मक प्रणाली रही होगी, क्योंकि राजतंत्र आत्मक शासन प्रणाली के कोई साक्ष्य नहीं मिले, ना ही कोई महल या राजसीय आवास ऐसा कुछ प्राप्त हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ से राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली तो नहीं रही होगी। अगले विद्वान हैं, इतिहासकार हैं व्हीलर, व्हीलर, जो कि ये स्पष्ट करते हैं कि यहाँ का जो प्रशासन या शासन रहा था वो मध्यम वर्गीय लोगों द्वारा जनतंत्रात्मक शासन प्रशासन रहा होगा। इसी क्रम में एक अगले व्यक्ति हैं पिगट, जो कि ये समझाते हैं, ये कहते हैं कि यहाँ का जो शासन रहा वो कैसा रहा है, पुरोहितों द्वारा शासन किया जाता रहा है। इसी क्रम में हम लोग आगे देखेंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु सभ्यता के सबसे विशालतम स्थलों में से एक हैं, इन्हीं 2 स्थलों को स्टुअर्ट पिगट ने जुड़वा राजधानी भी बताया है। और विशेष यहाँ ना तो किसी महल और ना ही अस्त्र और शस्त्र का कोई प्रमाण मिला है। एक बार पुनः समझ लेते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में। यहाँ से कोई भी पुरातात्विक अभिलेख ऐसा नहीं मिला है जिसके आधार पर यह कहा जाए कोई राजा महाराजा प्रशासन चलाता था।
ऐसा माना जाता है विद्वानों द्वारा कि शायद पुरोहित वर्ग द्वारा, व्यापारी वर्ग द्वारा या प्रशासन नगर द्वारा संचालित होता रहा होगा। इसके साथ साथ एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है हंटर, जो कि स्पष्ट करते हैं यहाँ का शासन राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक रहा होगा। अगले व्यक्ति हैं एम व्हीलर, जो कि ये स्पष्ट करते हैं कि यहाँ का जो शासन रहा होगा वो मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक रहा होगा। अगले व्यक्ति हैं पिगट, जो कि ये कहते हैं कि यहाँ का जो शासन है वो पुरोहितों द्वारा किया जाता रहा। इसके बाद पिगट ही ये चीज स्पष्ट करते हैं आगे कि जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नामक जो स्थल हैं, इन दोनों को जुड़वा राजधानी की संज्ञा प्रदान की है। और इसी के साथ साथ महल, अस्त्र और शस्त्र का कोई भी प्रमाण यहाँ से नहीं प्राप्त होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की अगली हेडिंग सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन के बारे में जो पॉइंट दिए गए हैं क्रम से बिंदुवार समझते हैं। पहला पॉइंट है समाज की इकाई क्या रही होगी। तो विद्वानों का मानना है सिंधुवासियों के समय में समाज की इकाई परिवार रही। और अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो अक्सर बनता रहा है सिंधु घाटी सभ्यता से कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में समाज मात्र सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक रहा, तो उस समय समाज जो है वो मात्र सत्तात्मक रहा। विद्वानों ने इसके पीछे के जो तर्क दिए हैं वो ये दिए हैं कि जो अधिकांश साक्ष्य मिले हैं जैसे मुहर पर आकृतियां, चित्र, तो वो मात्र सत्तात्मक रहे। जैसे कि मातृ देवी की पूजा का चित्र, उर्वरता देवी की पूजा का चित्र, तो ये इस बात का प्रमाण है कि उस समय समाज जो है मात्र सत्तात्मक रहा होगा। बात करते हैं क्या वर्ण व्यवस्था थी उस समय में या नहीं। तो उस समय में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। हाँ, जो समाज है वो अलग अलग वर्गों में विभक्त था, जिसमें से पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, अधिकारी वर्ग, शिल्पी वर्ग एवं श्रमिक वर्ग आदि वर्ग देखने को मिले। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि समाज जो है वो लड़ाकू था या शांति प्रिय था। तो उस समय में जो समाज रहा वो शांति प्रिय था, क्योंकि यहाँ से कोई भी साक्ष्य युद्ध जैसे प्राप्त नहीं हुए। तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं या लोग थे वो शांति प्रिय रहे होंगे। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि इन लोगों का जो मनोरंजन का साधन रहा वो क्या रहा। तो सिंधवासियों के पास मनोरंजन के कई साधन थे, जिनमें से पासे का खेल है, नाच गाना है, शिकार करना है और पशुओं की लड़ाई। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, ये लोग शाकाहारी थे या मांसाहारी। तो यहाँ से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है सिंधुवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे। शाकाहारी भोजन के रूप में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर एवं तरबूज जैसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और मांसाहारी भोजन के बारे में, मांसाहारी भोजन के रूप में ये लोग गाय, सुअर, बकरी, मछली इत्यादि का उपयोग करते थे। जब किचनों की खुदाई हुई तो वहां से मछली के जो कांटे हैं वो प्राप्त हुए। वस्त्र की बात करें तो ये सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। सूती वस्त्र हम लोग अगले हेडिंग में देखेंगे कि यहाँ के लोग कपास का उत्पादन करते थे और इसी कपास से ही ये लोग अपने सूती वस्त्रों का निर्माण करते थे। बात करते हैं आभूषण, तो आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों ही लोग पहना करते थे। अगले हेडिंग की ओर बढ़ते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। यहाँ जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनका आर्थिक जीवन कैसा रहा, कौन कौन सी फसलों का उत्पादन करते थे, कैसे उनका क्रय विक्रय करते थे और किस प्रकार अपनी जीविका को चलाते थे। तो सबसे पहले देखते हैं कृषि। सिंधुवासी जुताई, बुआई और सिंचाई इन सभी विधियों से भली भांति परिचित थे। फसलों के रूप में ये लोग गेहूं, मटर, जौ और कपास आदि का उत्पादन भी करते थे।
कपास के बारे में कहा जाता है कि कपास की खोज सिंधुवासियों की ही देन रही। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पशुपालन, कौन कौन से पशुओं को पालते थे? तो सिंधुवासियों का सबसे प्रिय जो पशु था वो कुबड़ वाला सांड था। इसके अतिरिक्त भी वो अन्य पशुओं को पालते थे, जिनमें से गाय, बैल, बकरी, भैंस, कुत्ता, सुअर, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, गैंडा, बंदर, भालू, खरहा आदि जानवरों के प्रमाण मिले हैं। बात करते हैं उद्योग की। तो ये लोग जो व्यापार करते थे, उद्योग करते थे, वो सूती वस्त्रों का करते थे, बर्तनों का करते थे और कुछ लकड़ी की बनी हुई वस्तुओं का भी करते थे। इनका जो व्यापार क्षेत्र था वो काफी अधिक विस्तृत था। पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, ईरान और अफगानिस्तान तक इनका व्यापार क्षेत्र विस्तृत था। ये लोग अपने बने हुई वस्तुओं को अलग अलग जगहों पर बेचते थे। कौन कौन सी वस्तुओं का निर्यात करते थे? तो सूती वस्त्र का निर्यात करते थे, हाथी दांत का निर्यात करते थे और लकड़ी की बनी हुई कुछ वस्तुओं का भी निर्यात करते थे। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये वस्तुओं का निर्यात तो करते ही थे, कुछ वस्तुओं के निर्माण के लिए अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग जगहों से आयात भी करते थे। बात करते हैं चांदी। तो चांदी का आयात सिंधुवासी ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। टिन का आयात अफगानिस्तान से होता था। तांबा जो है वो खेतड़ी, जो कि राजस्थान में है, से आयात होता था। लाजवर्द जो है वो मेसोपोटामिया से मंगाते थे और सीसा जो है वो ईरान, राजस्थान और अफगानिस्तान देशों से मंगाते थे। पुनः एक बार समझते हैं आर्थिक जीवन को। तो कृषि के बारे में जुताई, बुआई, सिंचाई इत्यादि विधियों से परिचित थे। फसल के रूप में गेहूं, मटर, जौ, कपास आदि का उत्पादन करते थे। और इसी संदर्भ में पशुपालन के संदर्भ में कुबड़ वाला सांड जो कि इनका सर्वाधिक प्रिय पशु था, इसके साथ हाथी, बिल्ली, घोड़ा, गैंडा, खरहा, भालू, बंदर इत्यादि को पालते थे। सूती वस्त्र और बर्तन या लकड़ी की बनी हुई कुछ वस्तुओं का उद्योग या व्यापार भी करते थे। व्यापार क्षेत्र इनका एशिया, ईरान और अफगानिस्तान तक विस्तृत था। इसके साथ साथ निर्यात जो है वो सूती वस्त्र, हाथी दांत और लकड़ी की वस्तुओं का करते थे। आयात जो है वो चांदी, टीन, तांबा, लाजवर्द, सीसा अलग अलग जगहों से इन वस्तुओं को मंगाते थे। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली हेडिंग की ओर, धार्मिक जीवन। अब हम लोग धार्मिक जीवन के बारे में देखेंगे कि यहाँ के लोग धर्म से जुड़े थे या नहीं, अगर थे तो किस हद तक। हम लोग देखते हैं प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर तो मंदिरों का कोई प्रमाण सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं होता है, किंतु यहाँ के लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा अवश्य करते थे, जिनमें से मातृ देवी की पूजा होती थी, उर्वरता की देवी की पूजा होती थी। एक मुहर प्राप्त हुई है जिस पर एक सांड का चित्र अंकित है, जिसको देखकर आधुनिक इतिहासकारों ने ऐसा माना है कि वो सांड कोई और नहीं बल्कि पशुपति हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वो मुहर जो है वो पशुपति की है। यहाँ नाग की पूजा होती थी, लिंग की पूजा होती थी, यौन की पूजा होती थी। इसी के साथ साथ सिंधुवासी पेड़ों की भी पूजा करते थे, जिनमें से एक नाम मिलता है पीपल। उस समय में भूत प्रेत जैसी बीमारियां या बाधाएं भी थीं और सिंधुवासी इससे बचने के लिए ताबीज भी पहना करते थे। और कुछ स्थलों से अग्नि कुंड के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक है लोथल और एक है कालीगंगा। अब बात करते हैं हम लोग
जो सिंधुवासी हैं, इन लोगों की जो सभ्यता रही है वो किस प्रकार समाप्त हो गई। सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ है, अंत हुआ है, उसके पीछे की वजह रही थी बाढ़। और इस मत के समर्थन में जो व्यक्ति हैं या इतिहासकार हैं, एक हैं मैके और दूसरे हैं जॉन मार्शल। तो वहीं कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन के पीछे विदेशी आक्रांताओं का भी हाथ रहा है, जिनमें से दो नाम हैं, गार्डन चाइल्ड और दूसरा नाम है एम व्हीलर। इसी के साथ साथ एक इतिहासकार है फेयर सर्विस, जो ये बताते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ है वो पारिस्थितिकी के असंतुलन की वजह से हुआ है। एक अन्य इतिहासकार हैं जॉन मार्शल, जो यह भी कहते हैं कि ये सभ्यता संभवतः भूकंप के कारण नष्ट हुई थी। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो हमारा अच्छा रहा, और आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आए तो कृपया कर शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।